हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज किसे बोला जाएगा या फिर उसकी डिफाइन करनी हो तो क्या हो सकती है। तो द स्टॉक ऑफ नेचर विच आर यूजफुल टू मैनकाइंड आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ऐसे नेचर की थिंग्स या फिर ऐसे चीज़ें जो हमें यूज़फुल हो या फिर ऑर्गेनिज्म को यूज़फुल हो, ठीक है, जो नेचर से मिली हुई है उसे क्या बोला जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, तो एयर है, वाटर, सॉइल, मिनरल, सन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, अब इन नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हुई है। ठीक है, यानी कि इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते तो फिर इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल होती नहीं। जैसे कि ये एयर है, फिर वाटर है, सॉइल है, तो इन सारों की हमें ज़रूरत होती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। तो ये जो लाइफ जो अर्थ के ऊपर फॉर्म हुई है तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट के चीज़ें बोले तो कौन सी हो जाएंगी, तो इस तरह की जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वह, एंड इनके साथ साथ जो सोलर एनर्जी है, सन एनर्जी है, वह भी यहाँ पर यूजफुल होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो अर्थ के ऊपर इस तरह की जो सोर्सेस है वह मेनली कितने टाइप्स में होंगे, तो वह है 3 टाइप्स के। जो कौन से है, तो फर्स्ट है लिथोस्फियर, सेकंड है हाइड्रोस्फियर और थर्ड है एटमॉस्फियर। ठीक है, अब ये चलो वन बाय वन हम बात करते हैं कि भाई लिथोस्फियर किसे बोला जाता है। तो लिथोस्फियर यानी कि जो अर्थ की जो सरफेस है उसका ऊपर का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोला जाता है लिथोस्फियर। यानी कि जो ये अर्थ जो बना हुआ है वह भी डिफरेंट लेयर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो इस तरह की इनके अंदर भी डिफरेंट लेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे दूसरा बोलना हो तो आउटर मोस्ट क्रस्ट। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है उसे ही क्या बोला जाता है, लिथोस्फियर बोला जाता है, जहां पर हम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये लिथोस्फियर यानी कि जहां पर हमें रॉक वगैरह देखने को मिलेगा, लैंड देखने को मिलेगी। ठीक है, अब फिर रिवर, लेक, ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर यानी कि ऐसा स्फीयर जहां पर पानी पाया जाता हो। तो द वाटर कवरिंग द अर्थ सरफेस एंड प्रेजेंट अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फियर। ठीक है, तो जो अर्थ की सरफेस को यानी कि जहां पर पानी कवरिंग हुआ है, ठीक है, यानी कि सी हो गया, रिवर, फिर ओशन है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पानी से कवर किए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है वह भी इसके अंदर आ जाएगा, तो वह सारों को मिला के क्या बनेगा, हाइड्रोस्फियर बनेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये पानी है वह अर्थ के ऊपर कितने परसेंटेज है, तो 75% पूरा पानी है। यानी कि इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी होने की वजह बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि सेव वाटर, यानी कि वाटर को बचाना चाहिए, क्योंकि जो पीने लायक जो पानी है, ठीक है, जो हम पीने में यूज करते हैं वह पानी की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किसे बोला जाता है, तो अर्थ की सरफेस के सराउंडिंग जो एयर का लेयर बना हुआ है ना, स्पीयर टाइप में, तो उसे ही क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर बोला जाता है, जिसके अंदर मैनी टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो द एयर दैट कवर्स द वॉल्स ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर।
ठीक है। तो इस जो ऐसे पूरा ब्लैंकेट की तरह कवर हुआ है अर्थ का सरफेस, उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये तीन मेनली सोर्स हो जाएंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये तीनों के पॉसिबल होने की वजह से अर्थ के ऊपर क्या हुआ है, लाइफ पॉसिबल बनी है। तो ये तीन और जो ये लाइफ पॉसिबल बनी है, उनके थ्रू फिर एक नया स्फीयर बनेगा जिसे फिर बोला है बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर की डिफाइन करनी हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ where the atmosphere, hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere। तो जहां पर लाइफ अर्थ के ऊपर जो लाइफ को सपोर्ट देने वाला जो जोन है, यानी कि जहां पर लाइफ जिंदा रह सकती है, तो वो क्या है, तो एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का इंटरैक्ट है, ओके। और वहां पर ये लाइफ क्या हुई है, पॉसिबल बनी है। तो इस तरह से जो बना है उसे क्या बोला जाएगा, बायोस्फीयर बोला जाएगा, ठीक है। और उससे दूसरे टाइप से आपको बोलना हो तो बायोस्फीयर यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ओके। अब ये बायोटिक कंपोनेंट किसे बोला जाएगा, यानी कि ऐसी थिंग्स या फिर जो जिंदा है उसे क्या बोलेंगे, हम बायोटिक बोलेंगे, ठीक है। तो वह सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे, जो प्लांट है, एनिमल है, फंगी है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, तो नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि एयर, लैंड, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, लाइट। तो ये सब क्या किसके अंदर आ जाएगा, अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनता है, ओके। तो ये बात थी बायोस्फीयर के बारे में। इसकी डिफाइन आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके दो मेनली टाइप, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। इसका डिफरेंस भी आ सकता है बायोटिक और अबायोटिक, तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, द ब्रीथ ऑफ द लाइफ इज एयर, यानी कि लाइफ जो ब्रीथ ऑफ लाइफ है उसे क्या बोला जाता है, एयर बोला जाता है, ओके। यानी कि हमें जिंदा रहना है तो ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए, एयर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अंदर से जो ऑक्सीजन है उसकी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो एयर है वह किन की बनी हुई है, तो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे भी है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, वह भी इंक्लूड है इनके अंदर, ठीक है। अब ये मैनी गैसेस यानी कि कौन से गैसेस हो सकता है, तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे हैं, हीलियम, नियॉन। तो ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, वह सब है, वह क्या है, कम मात्रा में है तो सही, वह भी गैसियस ही है, ठीक है, बट वह एटमॉस्फेयर में क्या है, कम मात्रा में है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने परसेंटेज में पाया जाता है, तो 78% में। आप ये सब आगे भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन जो है वह कितने परसेंटेज में होता है, 21% में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह कितने परसेंटेज में, 0.03% में। और बाकी वाटर वेपर, दूसरे जो गैसेस हो गए वह उनकी दूसरी परसेंटेज में हो जाएंगे, ठीक है। तो मेनली जो बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर यानी कि एयर में मात्रा ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। यानी कि इस तरह की एक सूटेबल एयर क्रिएट होने की वजह से, या फिर इस तरह से जो स्फीयर, जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, तो इनकी वजह से क्या हुआ है, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल बनी है। बाकी दूसरे प्लेनेट पे हम बात करें तो वहां पर कुछ तरह की लाइफ पॉसिबल नहीं है, ओके। क्यों, जैसे कि यहाँ पर वेनस और मार्स की बात करें तो उनके अंदर मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर बात करें तो वह कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है वह, कार्बन डाइऑक्साइड, और वह भी कितने परसेंटेज, तो 95 से 97%, ठीक है। जिनकी वजह से फिर वेनस और मार्स के ऊपर लाइफ इस तरह की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर
हम तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यूज नहीं करते, ठीक है। अब ये बात हो गई कि दूसरे प्लेनेट पर इस तरह की लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का सुटेबल एटमॉस्फेयर वहां पर पाया नहीं जाता है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वह हम कहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वह, तो जो एरोबिक, आप दो तरह की सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ के आए हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। कौन सी, एरोबिक और अनएरोबिक, एरोबिक और अनएरोबिक, ठीक है। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उनमें क्या होता है, तो जो ग्लूकोज का पार्टिकल होता है, ग्लूकोज का जो पार्टिकल होता है वह ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और वह क्या बनाता है, तो एनर्जी रिलीज करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और पानी भी रिलीज होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शन बनती है तो उसे क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। यानी कि ये किस कहाँ पर पाई जाएगी, तो जो सेल होते हैं ना, तो सेल के अंदर इस तरह से जो एनर्जी क्रिएट होती है तो उसके अंदर ग्लूकोज का पार्टिकल भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज का पार्टिकल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो ऐसी रेस्पिरेशन को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो बिना ऑक्सीजन से, विदाउट ऑक्सीजन से ग्लूकोज का पार्टिकल ब्रेक डाउन हो तो उसे क्या बोला जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह की जो ऑक्सीजन का यूज करके ये जो ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी कि व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड रिलीज एनर्जी एंड CO2, तो वह क्या करते हैं, उसके टाइम ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का पार्टिकल ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू क्या बनता है, एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड पानी भी बनता है, ठीक है। ये पानी भी क्या होता है, वेपर की फॉर्म में, जिसकी थ्रू जो हम CO2 निकालते हैं उसके साथ पानी की वेपर भी फॉर्म होकर निकलती है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें कि दूसरा ऑक्सीजन का यूज कहाँ पर हो सकता है, तो जो कंबशन के ड्यूरिंग भी, यानी कि ड्यूरिंग कंबशन के वक्त भी हम ऑक्सीजन यूज करते हैं। यानी कि बिना ऑक्सीजन से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग कंबस्ट हो सकती नहीं, यानी कि जल सकती नहीं है, ठीक है। और जब भी इस तरह से कंबशन होता है ऐसे ऑब्जेक्ट से तो क्या निकलता है, वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऑल्सो ड्यूरिंग कंबशन बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड फॉरेस्ट फायर CO2 इज रिलीज्ड, यानी कि प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि CO2 कहाँ पर यूज होता है, तो वह दो टाइप से यूज होता है। फर्स्ट कहाँ पर, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर एक तो ये यूज होता है, यानी कि जो ग्रीन प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके, और उसके साथ साथ जो क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट होता है वह क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में रिलीज करके इनका डिकम्पोजिशन करके क्या करेगा, वह एनर्जी बनाता है, पानी बनाता है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये आप फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा, तो यूटिलाइजेशन ऑफ डिसॉल्विंग कार्बोनेट फ्रॉम सी वाटर बाय सेल्ड मरीन एनिमल। तो अब ये कार्बोनेट एक केमिकल सब्सटेंस है जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर की जो सेल्स बनानी होती है ना, उनके ऊपर की जो कवच, ठीक है, तो वह बनाने के लिए भी ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो मरीन एनिमल्स है, जो सेल्ड मरीन एनिमल, तो ये इस तरह का जो कार्बोनेट सी वाटर के अंदर का जो प्रेजेंट कार्बोनेट एक मिनरल फॉर्म में होता है वह यूज करते हैं, तो वह किसकी वजह से बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो पानी के अंदर सी वाटर में जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है उनका यूज
होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और इनकी वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ओके, फिर ऑक्सीजन है, उनका जो रेशियो होता है, जो परसेंटेज होता है, वह मेंटेन होता रहता है, ठीक है। यानी कि हम पढ़ेंगे वह सारी साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेन के बारे में। अब रेन तो आप आगे से ही लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं कि रेन कैसे फॉर्म होती है या फिर क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं। तो मेजर हम बात करें तो दो तरह की उसके ऊपर यानी कि प्रोसेस होती है। एक होता है इवेपोरेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन, ठीक है। बट इसे आपको पॉइंट वाइज भी लिखना पड़ेगा कि रेन, हाउ टू फॉर्म रेन या फिर हाउ टू फॉर्म क्लाउड, ओके। तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, तो जब हमें पता है कि जो दिन ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा कि जो भी सोर्सेस, वाटर सोर्सेस है, ठीक है, सी है, रिवर है, लेक है, ओके, तो वह सारे का जो सी यानी कि वाटर जो है वह क्या होता है, सनलाइट की वजह से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन की, ठीक है। तो इवेपोरेशन की वजह से इस तरह की सी वाटर सोर्सेस में से वेपर क्रिएट होती है, ओके। तो एक तो वहां से वेपर क्रिएट होती है, दूसरी बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, कौन सी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू भी, वह क्या करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं। कौन सी प्रोसेस से, तो ट्रांसपीरेशन जो प्लांट में पाई जाएगी, ओके, ट्रांसपीरेशन एंड रेस्पिरेशन, जो हम करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इन दोनों में से भी वाटर वेपर क्या होती है, रिलीज होती है। वहां से पानी की यानी कि वाटर सोर्सेज से तो निकलने ही वाली, बट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उनके थ्रू भी वह वेपर निकलती है। तो वह सारी वेपर क्या होती है, फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। यानी कि वह धीरे धीरे हॉट होने की वजह से क्या होता है, वह ऊपर एटमॉस्फेयर में हाई चली जाती है, ठीक है, ऊपर चली जाती है, ओके। उसके बाद क्या होगा, तो फिर वह वहां पर टेम्परेचर कैसा बनता जाएगा, ठंडा बनता जाएगा, कूल बनता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और इसके साथ साथ वह वेपर है वह ऊपर जाके स्प्रेड भी होती है और धीमे धीमे कूलिंग भी होती है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वह कूल यानी कि उससे टेम्परेचर ठंडा मिलता जाएगा, कूल मिलता जाएगा, वैसे वैसे वह वेपर कौन सी प्रोसेस करने लगेगी, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगी। बट यहाँ पर जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है उसके लिए यानी कि जो कुछ टाइप के पार्टिकल्स, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स है, फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, तो उनके सराउंडिंग इस तरह की वेपर चिपक जाती है। यानी कि वहां उनके सराउंडिंग इस तरह से वाटर वेपर जो है वह ड्रॉपलेट बनना चालू कर देती है, ठीक है। और इस तरह से बहुत लार्ज स्केल में ज्यादा मात्रा में जो वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं तो फिर वह क्या फॉर्म कर देगा, क्लाउड फॉर्म कर देता है, ठीक है। और फिर इस तरह से हैवी यानी कि हैवी बन जाएगा, ओके। तो फिर वह क्लाउड यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट है वह क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है, फॉल्स डाउन द एंड फॉर्म ऑफ द रेन, ओके। तो इस तरह से वह क्या होता है, रेन फॉर्म होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन होता है, कहाँ पर से, वाटर सोर्सेज एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। वह वेपर कहाँ पर कहाँ पर जाती है, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर, ओके। और वहाँ पे फिर वह धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कूल होने लगेगी। तो कूल होने के बाद वह यानी कि कूल होने के वक्त कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। कंडेंसेशन करते वक्त यानी कि इस तरह की फैसिलिटी किनके थ्रू प्रोवाइड होती है, तो वह होता है डस्ट पार्टिकल, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनकी सरफेस क्या होती है, उसके कंपेयर बहुत ही ठंडा होता है, ओके। जैसे कि आपने जो बॉटल होती है
फ्रिज में से कोई ठंडी बॉटल आपने निकाली तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो उसके सराउंडिंग वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलते हैं। तो वह क्यों देखने को मिलता है? तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट थी वह उस सरफेस पर अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि उसे एक सुटेबल टेम्परेचर मिल गया जिनकी वजह से वह वेपर क्या होने लगती है, वाटर में कन्वर्ट होने लगती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। ओके, उनका टेम्परेचर फिर क्या होने लगा, लो होने लगा जिनकी। तो ऐसी कुछ प्रोसेस वहाँ एटमॉस्फेयर में होती है, बट किनके थ्रू, इस तरह के डस्ट पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, उनके थ्रू, ठीक है। तो फिर वह इस तरह से ये जो डस्ट पार्टिकल है वह एक न्यूक्लियस की फॉर्म में रिएक्ट करने लगते हैं, ठीक है, सेंटर के फॉर्म में, और उस तरह से क्या होने लगता है, फिर ड्रॉप बनने लगते हैं। और ड्रॉप बनते ही क्या हो जाएगा, जब ज्यादा मात्रा में वहां पर ड्रॉप बनने के स्टार्ट हो जाते हैं तो वह क्लाउड हैवी हो जाएगा। तो हैवी होने की वजह से फिर वहां पर रेन की तरह गिरने लगेगा, यानी कि फॉल्स डाउन होने लगेगा, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है कि जो टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर वेरी लो, यानी कि लो होने की वजह से क्या पाया जाता है, स्नोफॉल पाई जाती है या फिर हेल पाई जाती है, ठीक है। तो वह किसकी वजह से पाया जाएगा, जब एयर टेम्परेचर कम होता है तब। तो ये बात थी रेन के बारे में। ओके, तो ये आगे के स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ के आए तो सेम टू सेम वैसे ही है। ओके, बट यहाँ पर ऐसे 3-4 पॉइंट मेजर याद रखने हैं। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन किनके थ्रू होता है, ठीक है। फिर दूसरे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू भी इस तरह से वाटर वेपर रिलीज होती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा कि ये पानी जो मॉलिक्यूल्स है वह हमारे यानी कि नोज के थ्रू ही वह वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है और फिर वह कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो आज हमने बात किया कुछ इंट्रोडक्शन, फिर कुछ सोर्सेस, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है, और बात की एयर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।